all of you. एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone please confirm in the chat box, am I audible, am I visible clearly to all of you? Good evening Saurabh, good evening. Perfect है, very good. Good evening Surendra, good evening Simmi, good evening Siddharth, good evening everyone. फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे क्लास को, देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन. हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है. कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग बेटा दिव्यांश, गुड इवनिंग. लास्ट की एक दो क्लास में प्रेजेंट नहीं थे क्या दिव्यांश? लास्ट की एक दो लाइव क्लासेस मिस कर दी हैं क्या? गुड इवनिंग एवरीवन. तो कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अब सभी लोग अनब्लॉक हो गए, जो लोग ब्लॉक हो गए थे, बिकॉज आई गॉट द कंफर्मेशन, आई गॉट द मैसेज फ्रॉम द टीम दैट जो मैसेज मैंने फॉरवर्ड किए थे एवरीवन वाज अनब्लॉक्ड नाउ. सभी लोग अनब्लॉक हो गए. कोई रह तो नहीं गया अभी? गुड इवनिंग गौरांग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. तो कल क्लास नहीं हो पाई थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से. सो आपका ये जो कोर्स हम लोगों ने, तबीयत यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोल्ड हो गया पता नहीं कैसे, तो तबीयत अभी पूरी तरीके से सही नहीं है. तो अभी जो इस कोर्स में हम लोगों की प्लानिंग थी, वी आई थिंक वी एवर सपोज टू कंप्लीट दिस कोर्स ऑन 13th. ठीक है, हाँ प्लेन टेबल का टॉपिक अभी हो जाएगा दिव्यांश, उसके क्वेश्चन कर लोगे आप, डोंट वरी. आई थिंक टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लेन टेबल सर्वे एज पर द शेड्यूल. आज डिस्कस करना था बट कल क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, इसलिए अब कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट द प्लेन टेबल सर्वेइंग. तो सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अभी हो सकता है आप सॉल्व ना कर पा रहे हो प्लेन टेबल सर्वेइंग के, और कहीं पे भी अगर अभी आपको, बिकॉज दैट टॉपिक वी हैव नॉट कवर्ड टिल नाउ, उस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया. बट यस, नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो डोंट वरी फॉर दैट. जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे, कई बार ये होता है कि प्लान्ड होती चीज़ें कि भाई इस वीकेंड तक हम लोग ये टॉपिक कवर कर लेंगे, और कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है. दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, यस और नो. तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए हो, तो बट उसके लिए परेशान नहीं होना है. सो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था इस बैच में, एक बार कोई मुझे बताएगा? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस बैच? लास्ट क्लास में डिस्कशन क्या हुआ था? लास्ट क्लास में डिस्कशन क्या हुआ था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थियोडोलाइट सर्वे. थियोडोलाइट की कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में हम लोगों ने बात की थी. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ द थियोडोलाइट. उसके मेन कंपोनेंट्स या मेन पार्ट्स आप बोल सकते हैं, उनकी वर्किंग क्या थी, उनका यूज क्या था. फ्रॉम द थियोडोलाइट व्हाट सर्वेइंग, what measurements that we can perform, how we can define the distance, how we can define the horizontal angle, how we can define the vertical angle, how we can extend a survey line. All these points we have covered in detail. We have also discussed about the temporary adjustment of the theodolite. So I hope the entire discussion of the theodolite is clear to everyone. तो थियोडोलाइट का ही यूज करके, थियोडोलाइट से ही रिलेटेड जो अगला चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द टेक्योमेट्रिक सर्वे. तो आज की दोनों क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करेंगे डिस्कशन टेक्योमेट्री सर्वे का. तो क्लास टाइमिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन द क्लास डिस्कशन. ठीक है, और जब तक बढ़िया से क्लास ले पाएंगे तब तक क्लास चलेगी. तो आज फाइनली हम लोग को टेक्योमेट्री सर्वे कंप्लीट करना है डिटेल के साथ. ठीक है भाई, कहानी क्लियर है? प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन किया था और अभी यहाँ पे आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. सो व्हाट आर द वेरियस टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द टुडेज क्लास? वी मेजरली वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्योमेट्री सर्वे. और अगर इनके भी सब टॉपिक्स की बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं,
So in this class we are going to see the some introductory part of the tachometry. कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ द टेक्योमीटर मेथड्स, और यू कैन से वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर। तो यहाँ से कभी कभी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अब तक अगर आपने पैटर्न फॉलो किया होगा, काफ़ी चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, फंडामेंटल डिस्कस कर लिया, लीनियर मेजरमेंट कर लिया, कंपास सर्वेइंग कर लिया, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेवलिंग, थेओडो ट्रैवर्स सर्वे, ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया। ऑल दिस टॉपिक्स वी हैव कवर्ड एज ऑफ नाउ। तो हम लोग, आप ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये सब एग्जाम के लिए यूजफुल है। कल कल आपने सोच सकता बहुत सारे बच्चों ने एसएससी का पेपर दिया हो, या आज दिया हो या कल हो। हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो एसएससी जेई का भी एग्जाम दे रहे हैं, एक बार मुझे बताना जरा चैट बॉक्स में। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो अपियरिंग फॉर द एसएससी जेई एग्जाम? अभी एसएससी जेई का एग्जाम चल रहा है, आई होप आपको पता होगा। कल एग्जाम था और आज भी एग्जाम था, और आई थिंक कल भी है। तो आप में से हैं कुछ लोग ऐसे जो एसएससी जेई के लिए भी अपियर हो रहे हैं। और अगर आप नहीं भी अपियर हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हुआ, डिस्कशन देखा था कल का, ठीक है। तो मैंने तो अभी पूरा पेपर नहीं देखा है, मैंने पूरा पेपर नहीं देखा। अब आप लोग को से ही मुझे पता चलेगा, दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर द एसएससी जेई एग्जाम, या फिर जिन्होंने भी एसएससी जेई का पेपर देखा है। जिन्होंने भी एसएससी जेई का पेपर तो सभी के पास हो गई, ठीक है। तो जिन्होंने भी पेपर देखा, बस मुझे ये बता दो, जो हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, जिन जिन भी टॉपिक का हम लोगों ने डिस्कशन किया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हाईवे इंजीनियरिंग, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सर्वेइंग। तो आर यू एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन? इस डिस्कशन से कल जो सर्वेइंग के क्वेश्चन आए, कल जो हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। चलो अभी सर्वेइंग की बात कर लेते हैं, एज दिस कोर्स इज रिलेटेड टू द सर्वेइंग। तो आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन? कल बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सर्वेइंग में। तो एसएससी में मैंने आपको पहले ही बताया था, जेई के एग्जाम में लगभग 10% वेटेज है अपने इस सब्जेक्ट का। बेटा तबीयत ठीक है, बट पता नहीं क्या कोल्ड हो गया, तो लगातार वो होता है ना, आंख नाक से पानी आता रहता है। हाँ, वो दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब तो आज तो दवा भी खा ली यार, जनरली दवा बिल्कुल बहुत मुश्किल से खाता हूँ मैं। जनरली दवा को मैं अवॉइड करता हूँ इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे। बट आज सुबह वाला भी बैच जो था उसमें क्लास ली, तो उसमें भी बड़ा लगातार छींकें ही आ रही थी। उसका रीज़न आई थिंक ये कि अभी जैसा अभी भी क्लास ले रहे हैं, कोल्ड का प्रॉब्लम है, बट एसी बंद नहीं कर सकते हैं। एसी बंद कर देंगे तो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए अब कोल्ड भी है और साथ साथ बगल में एसी भी चल रही है। नहीं, एसी बंद कर देंगे तो फिर बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, शुरू में याद है कौन सा हाईवे का बैच था जब एसी खराब हो गई थी अचानक से, 2-3 दिन एसी नहीं सही हुई थी। हाँ, पूरी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती एक ही क्लास में। तो एसी बंद करने में तो रिस्क है भाई, तो एसी नहीं बंद होगी। और क्लाइमेट चेंज में जनरली मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। जो लोग स्टूडेंट मेरे साथ पहले से कनेक्टेड हैं, उन्हें पता होगा कि अब सर के लिए थोड़ा सा मुश्किल दिन आ गए। हाँ, वेदर चेंज जब होता है तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। लोकल अट्रैक्शन, क्लोज ट्रैवर्स, बियरिंग, क्वेश्चन सिंपल ही आए थे। अब सिंपल और डिफिकल्ट तो ये आप ही डिसाइड करेंगे, बट बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं, या जैसा हम लोगों ने बोला था, क्या वो बात सही है कि दिस डिस्कशन एज अ सब्जेक्ट सर्वेइंग जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दिस डिस्कशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू और नॉट ओनली वैलिड टू योर गेट एग्जाम ओनली? केवल गेट के लिए ही यूजफुल है, बाकी एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इन द बिगिनिंग itself I have clearly mentioned whatever we are discussing in the class, किसी भी एग्जाम में अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है और वो टॉपिक अगर हम लोग इस बैच में कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस क्लास का डिस्कशन उस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। बट हर टॉपिक को अल्टीमेटली जब हम पढ़ते हैं, तो अभी इस बैच में हम लोग गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। लास्ट में हम लोग उसको गेट तक पहुंचा देते हैं।
बट बीच का जो डिस्कशन है ऐसा नहीं कि बाकी एग्जाम में नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने पेपर अभी नहीं देखा है एसएससी जेई का, आई थिंक इंजीनियर्स वाला जो अपना चैनल है वहाँ पर भी प्रॉपर डिस्कशन हुआ, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है। तो आपको सभी को मिल जाएगा, एक बार पेपर जरूर देखिएगा। और केवल इसी सब्जेक्ट में नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में पता होना चाहिए ना भाई, दिया है नहीं दिया वो बात की बात है, देते तो क्या कर पाते ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो क्वेश्चंस जरूर ट्राई करिए, उसको भी देखिए सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए भाई, तो आज आगे बातचीत स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द टेक्योमेट्री सर्वे। चलो भाई, टेक्योमेट्री सर्वे में आज थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो भैया ये भी सर्वेइंग का कोई तरीका ही होगा। जैसे चैन सर्वेइंग था, टेप सर्वेइंग था, कंपास सर्वेइंग था, थियोडोलाइट सर्वेइंग था, ट्रैवर्स सर्वेइंग था। तो कुछ तरीके, कुछ सर्वेइंग आपने देखे बेस्ड ऑन द मेथड यूज्ड, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रैवर्स सर्वेइंग, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग, अब तक जो पढ़ा है हम लोगों ने। और कुछ सर्वे आपने पढ़े जिनका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। तो चैन सर्वे, टेप सर्वे, कंपास सर्वे, यस। सो अब ऐसा ही एक सर्वे आप पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेक्योमेट्री सर्वे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेक्योमेट्री सर्वे। इसका नाम पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं कि अभी अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इन द फर्स्ट चैप्टर व्हेन वी हैव क्लासिफाइड द सर्वेइंग, जब हम लोगों ने सर्वेइंग को क्लासीफाई किया था तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था बेस्ड ऑन द मेथड यूज्ड, याद है? बेस्ड ऑन द मेथड यूज्ड, बेस्ड ऑन द मेथड यूज्ड भी बोल सकते हैं। और इसी को हम लोगों ने क्लासीफाई किया था बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑल्सो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि टेक्योमेट्री सर्वेइंग में जो इंस्ट्रूमेंट बेटा आप यूज करते, कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ही ना। टेक्योमेट्री सर्वे में जो मेन इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं डेटा के कलेक्शन के लिए, मेजरमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्योमीटर। तो जैसे अगर मैं बोलूं चैन इंस्ट्रूमेंट है, टेप इंस्ट्रूमेंट है, कंपास इंस्ट्रूमेंट है, सबके बारे में जान पहचान हो गई है। चैन, टेप, कंपास, थियोडोलाइट, इन सब से हमारी जान पहचान हो गई है। किसी ने देखा है टेक्योमीटर? आप में से किसी ने पहले देखा है टेक्योमीटर या टेक्योमीटर को यूज किया है? एनीवन? एनीवन हु इज परफॉर्म सम मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमीटर? डू यू हैव एनी आइडिया कैसा दिखता होगा इंस्ट्रूमेंट, क्या होता होगा? थियोडोलाइट जैसा होता है, कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने नहीं यूज किया है, चलो कोई बात नहीं। इसीलिए इसको पढ़ाने के पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन किया था थियोडोलाइट के बारे में। थियोडोलाइट से तो परिचित हैं सभी लोग, चलो कुछ लोग टेक्योमीटर से परिचित नहीं हैं, ठीक है, टेक्योमीटर नहीं देखा है, टेक्योमीटर नहीं पता है, कोई बात नहीं। थियोडोलाइट से तो परिचित हो, थियोडोलाइट को तो सब लोग जानते हो, अब तो कंपोनेंट कंपोनेंट भी खेल चुके हो। थियोडोलाइट के तो कंपोनेंट कंपोनेंट भी खेल चुके हैं, एक एक एलिमेंट की बात कर चुके हैं। बस ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन यूज किया, चलो ठीक है, अभी आज ये भी यूज कराते हैं। तो थियोडोलाइट के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं, कुछ नहीं होता टेक्योमीटर। टेक्योमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द थियोडोलाइट, दैट्स इट। टेक्योमीटर क्या होता है? अरे, टेक्योमीटर इज द स्पेशल टाइप ऑफ द थियोडोलाइट। यार एक एक रिक्वेस्ट है, बोल दूं? थोड़ा जब कोल्ड वोल्ड होता है ना, तो दिमाग और मतलब दिमाग का कोऑर्डिनेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आई होप आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, जैसा मुझे अभी फील हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, दिमाग का कोऑर्डिनेशन जो होता है ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो इट मे बी पॉसिबल, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इट मे बी पॉसिबल कि मैं बोल रहा हूँ और लिख कुछ और दूं। बोल सही रहा हूँ, हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो जाए लिखने में, या लिख सही रहा हूँ, हो सकता है कुछ बोल अलग दूं। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास में यही चलेगा, बट इट मे बी पॉसिबल। जैसा अभी मैंने बोला बोला स्पेशल टाइप ऑफ द थियोडोलाइट, और लिख दिया था स्पेशल टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लोगे, एक बार बता दोगे मुझे? ठीक है, आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है।
हाँ हाँ, बता देना या समझ जाना, कोई बात नहीं, मुझे नहीं भी बताना तो समझ जाना। ठीक है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना क्लास में। ऐसा नहीं कि मैं इंटेंशनली करूंगा ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंशनली करूंगा, बट लगातार आई थिंक कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस बार अब तुम लोगों से क्या छुपाना, डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब उसमें का कुछ लोग क्या, ओ हो सर तो गलत पढ़ा के चले गए। चैंपियन कम थोड़ा होते हैं, पता लगे कहीं कुछ बोला सही गलत लिख दिया, ओ हो तो क्लियर कर देता हूँ पहले ही। खुल के बातें हो जाती तो ठीक रहता है ना। है ना। ले इन्हें तो ये भी नहीं पता है, खेलने का पता लगा मौका मिल जाए। चले आगे। तो कुछ नहीं होता थ्योडर, अभी हम लोगों ने टेक्योमेट्री के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं देखा, बट इतना जानते हैं टेक्योमीटर भी एक स्पेशल तरीके का थियोडोलाइट होता है। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट देखो, सब पता है इन लोगों को, स्क्रीनशॉट लेके इधर उधर भी कर देते हैं। हाँ, तो आधी अधूरी बात कब कैसे कोई पेश कर दी जाए, ये बड़ी खतरनाक बात होती है। खैर, अब इसका कोई ऐसा, खैर तुम लोगों ने कभी ऐसा मेरे साथ हुआ भी नहीं, और किसी के साथ ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। किसी के साथ ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इतना टाइम किसके पास है यार तैयारी करने में। तो मेरे लगभग लगभग 10 साल के करियर में ऐसा, द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से ऐसा फालतू काम हुए नहीं है। और जब हुए तो हमें भी कोई खास इंटरेस्ट रहा नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है, तो शायद उसी वजह से चलता रहता है। तो अब आते हैं डिस्कशन पे, और डिस्कशन हमारा चल रहा था टेक्योमीटर पे। तो टेक्योमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ द थियोडोलाइट। अरे जैसे ही आपने बोला सर थियोडोलाइट, हमें तो सब कुछ याद आ गया। जैसे ही आपने बोला थियोडोलाइट थियोडोलाइट, हमें तो सब कुछ याद आ गया। बट लेकिन हमें एक चीज बात नहीं समझ में आ गई कि सर इसमें स्पेशल क्या है। एक थियोडोलाइट में ऐसा क्या जादू कर दिया आपने कि वो टेक्योमीटर बन गया। एक थियोडोलाइट में ऐसा क्या हमने नया कर दिया, ऐसे क्या चेंज कर दिया डिजाइन में, ऐसा क्या पॉइंट ऐड कर दिया कि अब वो इंस्ट्रूमेंट टेक्योमीटर बन गया, और उसके उस पे बेस्ड पूरे पूरे एक सर्वे बन गया, जिसको आप बोल रहे हैं टेक्योमेट्री सर्वे। अभी बताते हैं। तो इसमें मेन बात, अब स्पेशल जो मैंने लिखा है, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ द थियोडोलाइट। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेशल, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टेक्योमीटर एंड द थियोडोलाइट। हम सभी लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो थियोडोलाइट था, हमारे पास जो थियोडोलाइट था उसमें मेन पार्ट एक उठाते जिसको हम लोगों ने बोला था टेलीस्कोप, याद है, जिसको हम लोगों ने बोला था टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप को अगर ध्यान से देखें तो टेलीस्कोप ऐसा था, एक आई साइट था और एक ऑब्जेक्टिव साइट था। एक आई साइट था और एक ऑब्जेक्टिव साइट था। यहां कहीं से हम लोग इस तरीके से देखते थे, याद है। मेन पार्ट जो टेलीस्कोप जो थियोडोलाइट का था, दैट वाज द टेलीस्कोप। सारे ही पार्ट्स की इंपॉर्टेंट थी, सारे पार्ट का यूज था, बट एज अ टेलीस्कोप एज अ पार्ट वी हैव डिस्कस्ड। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि बेटा यहाँ पर आपने फोकसिंग भी करी थी आईपीएस की, तो मैंने बोला तो यहाँ कहीं पे आपको क्रॉस हेयर दिखेंगे, याद है। तो आप जब इसी चीज को देखते थे तो टेलीस्कोप के अंदर आप तब तक इसकी आईपीस की फोकसिंग करते थे जब तक आपको इस तरीके से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर नहीं दिखता था। याद आया। तो दीज आर द वर्टिकल हेयर्स, इनको आप बोल सकते हैं क्रॉस हेयर बोल सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप की दिखेगी और एक वर्टिकल। सभी ने थियोडोलाइट जरूर यूज किया होगा। तो उसमें आई पीस की फोकसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें ये क्रॉस हेयर क्लियरली विजिबल दिखने लगे। जब हमें सॉरी, ऐसा हम लोगों ने लेवल में भी किया था। और इसी क्रॉस हेयर के करस्पॉन्डिंग हम अपने स्टाफ में रीडिंग्स भी ले रहे थे, लेवलिंग वर्क की अगर बात करें। यस और नो। तो ये तो बात थी। यह सॉरी, ये तो बात थी भाई थियोडोलाइट की। लेकिन अगर टेक्योमीटर की बात करें तो टेक्योमीटर में सब कुछ सेम है। टेक्योमीटर में सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा माइनर चेंज आपने क्या किया है कि ये जो क्रॉस हेयर दिख रहे हैं, इस क्रॉस हेयर में दो हॉरिजॉन्टल मार्किंग और इंट्रोड्यूस कर दी हैं। दैट्स इट।
इस क्रॉस हेयर में आपने एक दो इस तरीके की हॉरिजेंटल मार्किंग और इंट्रोड्यूस कर दी हैं। तो बाहर से जब आप देखेंगे तो थियोडोलाइट है कि टेक्योमीटर है पता ही नहीं चलेगा। यू कैन नॉट कमेंट what is the basic difference. We have introduced these two green mark, additional green mark in the case of tachyometry. तो अगर किसी थियोडोलाइट में इस तरीके की मार्किंग है तो भैया वो टेक्योमीटर है। और जनरली जो थियोडोलाइट होते हैं उन सब में ये मार्किंग होती है। अरे ये दो मार्किंग करने से क्या ही लॉस हुआ जा रहा है, समझ रहे हो। तो जो काम थियोडोलाइट से कर सकते थे वो तो कर ही लोगे, और इसको आप अब ये मार्किंग प्रोवाइड करने से अब ये टेक्योमीटर भी बन गया है। चलिए इसको बोलते हैं ये ग्रीन मार्क जो आपने हॉरिजॉन्टल दो लाइन बनाई है इनको बोलते हैं स्टेडिया। तो इसको बोलते हैं अपर स्टेडिया, इसको बोलते हैं अपर स्टेडिया, और इसको बोलते हैं लोअर स्टेडिया। अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया। अब जब आपने इस इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन किया होगा तो एक टर्म यहां पर और मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं आई। एक टर्म मैं और इंट्रोड्यूस कर देता हूं आई। आई इसको बोलते हैं स्टेडिया इंटरवल। आई इज द स्टेडिया इंटरवल। जो अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच की डिस्टेंस होती है उसको आप रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल आई से। जिसने भी ये इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा उसको तो पता होगा ना कि इन दोनों अपर और लोअर स्टेडिया के बीच में कितनी मार्किंग है। तो ऑब्वियसली वी कैन से दिस इज द इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन। या आप मेजर नहीं करेंगे, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन दैट यू शुड नो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड। क्लियर है बेटा। अब देखो थोड़ा सा और आगे बातचीत को ले चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो टेक्योमीटर की हेल्प से हम वो सारे ही काम कर सकते हैं जो हम थियोडोलाइट की हेल्प से कर सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट आप समझ गए हो तो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये आता है कि इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम कौन कौन से मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या आपके टेक्योमीटर की हेल्प से हम लोग लेवलिंग कर सकते हैं? जवाब मुझे बताते चले जाओ चैट बॉक्स में। क्या टेक्योमीटर की हेल्प से हम लोग लेवलिंग का काम कर सकते हैं? कैन बी परफॉर्म द लेवलिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमीटर? कैन बी परफॉर्म द लेवलिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमीटर? यस और नो? ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्या हम इससे किसी सर्वे लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं? क्या हम इससे कभी भी किसी भी सर्वे लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं? कैन बी एक्सटेंड और प्रोलॉन्ग अ सर्वे लाइन with the help of the tachyometer? Obviously, again the answer will be yes. Can we measure the horizontal distance with the help of the tachyometer? Can we measure the vertical distance with the help of the tachyometer? Obviously answer is yes. तो अब ये जो आपने दो मार्किंग लगाई है इसको लगाने का कुछ एडिशनल पर्पस रहा होगा कि अब कुछ नया भी कर सकते हैं, अब कुछ नया भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये मार्किंग लगा दी तो मतलब टेक्योमीटर की हेल्प से अगर हम लोग बात करें तो जितने काम हम करते थे थियोडोलाइट से, जितने काम हम लोग करते थे थियोडोलाइट से वो सब तो कर ही लेंगे। और एडिशनली अब हम यहां से क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अब आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस और समटाइम्स आल्सो एंड वर्टिकल डिस्टेंस और ले। अरे यार ये तो जादू ही हो गया। ऐसा करने से अब आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, और अगर मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल डिस्टेंस इसका मतलब क्या है? आरएल फाइंड आउट कर लोगे। अरे भैया किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना होता था तो रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग आरएल को डिफाइन करने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस का ही तो मेजरमेंट करते थे। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो हम लोगों ने पहले भी डिफाइन करी थी। तो आपने पहले थियोडोलाइट के केस में इनडायरेक्टली मेजरमेंट किए थे। अब ये स्टेडिया इंट्रोड्यूस करने की वजह से और आसानी से डायरेक्टली आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अब जाहिर सी बात है हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो सर हम चैन और टेप के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो अब आप टेक्योमीटर के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर मुझे कहीं डिस्टेंस ही मेजर करनी है, आपका डाउट ये आएगा कि अगर मुझे कहीं हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम चैन और टेप का यूज कर लेंगे। अगर मुझे कहीं लेवलिंग करनी है, किसी पॉइंट का आरएल फाइंड आउट करना है, तो हम कर लेंगे लेवलिंग वर्क। लेवलिंग भी तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी है। इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लेन लेवलिंग, इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जियोडेटिक लेवलिंग। तो हर चीज की एप्लीकेबिलिटी है, हर चीज की सुटेबिलिटी है। ये मैंने पहले ही बताया था कि अल्टीमेटली पूरे सब्जेक्ट में करने तुम्हें दो ही मेजरमेंट है, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। अब उसके लिए अलग अलग हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे। तुम्हें जब जहां पर जो सुटेबल लगे, तुम्हारी चाहतों की बस पूर्ति होनी चाहिए। मकसद ये है, क्या मकसद है? कि तुम्हारी चाहतें पूरी हो जाएं। जहां पर भी आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, जो भी क्वांटिटी आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, जो मेथड तुम्हें अच्छा लगे वो अप्लाई कर देना, जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हें बढ़िया लगे वो अप्लाई कर देना। हम तुम्हें सब बता देंगे जितना हमें आता है और जितना हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। देखो, अब तुम्हें एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं, अभी तुम सब बिल्कुल बढ़िया से समझ जाओगे। अभी थोड़े दिन पहले जब हम लोगों ने रेसिप्रोकल लेवलिंग की बात की थी, अभी थोड़े दिन पहले जब हम लोगों ने रेसिप्रोकल लेवलिंग की बात की थी, तो ये पॉइंट था ए, यहाँ पर मैं था और मेरी तन्हाई थी, और एक यहाँ पर पॉइंट बी था जहाँ पर कोई और था और उसकी तन्हाई थी। याद आ गया? तो तन्हाई से सभी को याद आ गया होगा। तो वी हैव डिस्कस्ड द कंडीशन, ये हम लोगों ने इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग, ये डायग्राम हम लोग बना चुके हैं, याद है? इस एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से इसको एक एज ए एग्जाम्पल यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कैसा एरिया है? हिली एरिया है, अनइवन टेरेन है। और ये क्या क्या बस मुझे ये बता दो, क्या यहाँ पर अगर मुझे इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच की अगर मैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूँ, इफ आई वांट टू मेजर द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, बस मुझे इतना बता दो, क्या चैन और टेप की हेल्प से हम यहाँ पर हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? हाँ, अगर ये दो पॉइंट पास पास होते, प्लेन टेरेन पे होते, इन दोनों पॉइंट के बीच में चैन का प्लेसमेंट करना आसान होता, या इन दोनों पॉइंट के बीच में टेप लगाना आसान होता, तब तो हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बट ऑब्वियसली ये इस तरीके के अनइवन ग्राउंड है, अनइवन हिली टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाए? और प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम आपको यही बोली गई है कि मेजर द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ऐसी सिचुएशन में, स्पेशली इन द केस ऑफ हिली एरिया वेयर द लीनियर मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द चैन और टेप, जब चैन और टेप की हेल्प से मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, उस केस में टेक्योमीटर हमारे लिए एक वरदान साबित हो जाता है। कुछ ऐसा होगा, कुछ अब देखो, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अब इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नाउ आई कैन से फॉर श्योर, आई कैन से कि टेक्योमीटर की हेल्प से ये काम आप कर सकते हैं। टेक्योमेट्री सर्वे की हेल्प से आप ये मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ये इस मेथड की या इस इंस्ट्रूमेंट की सुटेबिलिटी है। दिस इज द सुटेबिलिटी। तो अब तक जितनी बातें पढ़ी हैं इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। अब तक जितनी बातें पढ़ी हैं उसको एक चीज अच्छा और पढ़ लेते हैं, फिर समराइज करेंगे। अब जैसे मैं बोलूं, अगर मैं थियोडोलाइट कहीं पे यूज कर रहा हूं, अगर मैं कहीं पे थियोडोलाइट यूज कर रहा हूं, और थियोडोलाइट में केवल दो ही हमारे पास था, एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन डायाफ्राम में, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम स्टाफ में कोई रीडिंग ले रहे हैं, तो बस मुझे ये बता दो कितनी स्टाफ रीडिंग मिलेंगी इफ वी आर यूजिंग द थियोडोलाइट। विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट किसी भी स्टेशन पे अगर हम स्टाफ रीडिंग लेंगे, किसी भी स्टेशन पे अगर हमने स्टाफ लगाया है, तो हाउ मेनी रीडिंग्स वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट?
थ्योडोलाइट को यूज करके हम किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर स्टेशन पे कितनी स्टाफ रीडिंग ले सकते हैं? ऑब्वियसली द आंसर विल बी 1। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सभी लोग। ऑब्वियसली फ्रॉम इन दिस केस वी कैन टेक द 1 स्टाफ रीडिंग, वी कैन टेक द 1 स्टाफ रीडिंग। सिमिलरली अगर कहीं पे मैं टेक्योमीटर यूज कर रहा हूँ, सिमिलरली अगर कहीं पे मैं टेक्योमीटर यूज कर रहा हूँ, तो नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्टाफ रीडिंग वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमीटर? टेक्योमीटर की हेल्प से हम कितनी स्टाफ रीडिंग हमें मिलने वाली है, बता सकते हो क्या? अरे यार बहुत तेज हो। ऑब्वियसली इन दिस केस वी विल गेट द 3 स्टाफ रीडिंग। इस केस में आपको स्टाफ में 3 रीडिंग मिलेंगी। एक हमें मिलेगी करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया, एक हमें मिलेगी करस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया, और ये जो हॉरिजेंटल वाली लाइन है, चलो इसको बोलने के लिए बोल देते हैं एक्सियल स्टेडिया। कोई दिक्कत? और एक रीडिंग हमें मिलेगी करस्पॉन्डिंग टू द एक्सियल स्टेडिया। तो वी विल गेट द 3 स्टाफ रीडिंग ऑन द सेम स्टाफ इफ वी आर यूजिंग द टेक्योमीटर इंस्टेड ऑफ द थ्योडोलाइट। सबको ये बात पता है। तो अब जो पढ़ा है अब तक, जो मैंने आपको बताया है, उसको जरा समझ लो, सब लिखा हुआ है। तो टेक्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड द वर्टिकल डिस्टेंस आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमीटर। आई थिंक मैंने भी आपको यही बात बताई है कि जो काम आप थ्योडोलाइट की हेल्प से कर सकते थे वो तो सब हम कर ही लेंगे। कुछ नया क्या करना है, कुछ एडिशनल क्या करना है कि अब आप टेक्योमीटर की हेल्प से डिस्टेंस का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड कैसे? अब जैसे ऑप्टिकल का मतलब जानते हैं, लाइट के प्रिंसिपल्स को यूज करके, ऑप्टिक्स का यूज करके हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो थोड़ा सा भी बेसिक, जैसे लेंसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में। अब हमें तो बहुत हो गया टाइम 11वीं 12वीं करे हुए, तुम्हें तो अभी याद होगा ना। हम लोग को पढ़ाया जाता है तो उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, फोकल पॉइंट होता है। हाँ, पढ़ा था हम लोगों ने थोड़ा बहुत, मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आपको आई होप और अच्छे से याद होगा। तो ऑप्टिक्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं। इसीलिए इस मेथड को हम लोग ऑप्टिकल डिस्टेंस मेथड मेथड भी बोलते हैं। थोड़ा ही चाहिए, उतने से काम चल जाएगा, टेंशन मत लो। टेक्योमेट्री इज एक्सट्रीमली यूजफुल। ये जो मेथड है आपका वो एक्सट्रीमली यूजफुल है जब आपकी टेरेन रफ हो, जैसे कोई वैली वाला इलाका है, स्टीप स्लोप है, हिली एरिया है, जहां पर चैनिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब चैन और टेप की हेल्प से अगर हम डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में टेक्योमीटर वरदान है। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, एग्जाम्पल सहित बताया मैंने। ये जो लिखा हुआ है इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको बताया। लेकिन अगर चैनिंग से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली अगर ग्राउंड फ्लैट है तो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट तो चैन और टेप से ही मिलेगा ना। तो वही चीज आपने बोली है कि एज कंपेयर टू द चैनिंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड एक्यूरेसी ऑफ द टेक्योमीटर इज लो, बट ऑन द रफ ग्राउंड, अगर रफ है, अनइवन है, हिली एरिया है, तो चैन सर्वे टेप सर्वे के कंपैरिजन में एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब अगर आपने जिद कर ही ली है कि नहीं नहीं सर, अगर आपने जिद कर ही ली कि इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस मेजर करेंगे और चैन और चैन या फिर टेप से करेंगे, तो ऐसा नहीं कि मान लो तुमने बिल्कुल एक ही ऑप्शन बना लिया है, तो यहाँ पर अगर आप चैन या टेप की हेल्प से मेजरमेंट करते हैं तो गलतियां ज्यादा होंगी ना। तो अगर ग्राउंड हमारा प्लेन है तो वहां पर हम लोग प्रेफर करते हैं चैन और एक कॉमन सेंस की बात है। ऑपरेशनल वाइज भी अगर देखें तो इजी होगा। और अगर हम सेम चैन और सर्वे को ऐसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो देयर विल बी मोर एरर। तो अभी वही थोड़ी देर पहले तो बता रहा था कि हर मेथड के बारे में बात कर लेंगे, हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेंगे। तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें जो सूट करे वो तुम यूज कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ जितने पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 4 पॉइंट मेंशन किए गए हैं टेक्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के लिए। वो चारों पॉइंट सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं। वो चारों पॉइंट सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं। अगर यहाँ तक के डिस्कशन में
अगर यहाँ तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। तो इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। बोलो बेटा। यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। चलिए साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब क्लियर है। आगे बात करिए। देखो, अलग अलग तरीके से हमने ये वाला केस डिस्कस कर दिया है। अ टेक्योमीटर इज एसेंशियली अ ट्रांजिट थियोडोलाइट। What is the tachyometer? It is the special type of the theodolite in which diaphragm of which is equipped with the stadia wire in additional to the cross wire. ये पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। टू स्टेडिया हेयर्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल क्रॉस हेयर। थियोडोलाइट के केस में हम लोगों ने क्रॉस हेयर प्रोवाइड किए थे, हॉरिजॉन्टल हेयर और वर्टिकल हेयर, जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। उसी में अब हम लोगों ने एडिशनली क्या कर दिया है, स्टेडिया मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक अपर स्टेडिया था और एक लोअर स्टेडिया था। ऐसा करते ही अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था वो बन चुका है टेक्योमीटर। ऐसा करने से ही हमारा इंस्ट्रूमेंट जो था वो बन गया है टेक्योमीटर। ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। चलिए भाई, अब इसकी जरा थ्योरी समझते हैं। अब मेजरमेंट तो बाद में करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसी भी टेक्योमीटर की थ्योरी। What is the theory of the tachyometer? This is the very important. Once we will have the clear idea about the theory, अगर हमें थ्योरी के बारे में क्लियर आइडिया लग जाएगा तो जो भी मेजरमेंट हम लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यही तो बात है ना। चलो, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड है और ये मान लो हमारा ट्राइपॉड, और ट्राइपॉड पे हमने लगाया ये हमारा टेक्योमीटर है। ये हम लोगों ने एक टेक्योमीटर प्लेस कर दिया। सर टेक्योमीटर को आप इस तरीके से, अरे भैया टेक्योमीटर का जो मेन पार्ट है वो है स्टेडिया, सॉरी वो है टेली टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप को रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो ए पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया है, इस इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया है, और बी पॉइंट पे हमने जैसा अभी तक करते चले आ रहे थे एक स्टाफ लगा दिया, और जनरली स्टेडिया रॉड्स यूज करते हैं। देखो डायग्राम होगा यहाँ पर, मैं बताता हूँ। ये होता है, ये स्टेडिया रॉड्स का यूज किया जाता है। इनको आप समझ सकते हैं, लगभग लगभग स्टाफ की तरीके ही होती हैं। ये स्टाफ की तरीके होती है, रेफरेंस के लिए मैंने यूज कर दिया है। तो दिस स्टेडिया रॉड्स वी आर यूजिंग। चलो अब बेसिक समझो, पहले बेसिक समझ लो। ये स्टाफ लगाया क्योंकि ये टेक्योमीटर है। तो अब मुझे बताओ इस स्टाफ में, मुझे बताओ कि तुम तो ऑलरेडी बता चुके हो, इस स्टाफ में मुझे कितनी रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। तो इस स्टाफ में एरो एरो वाला लेते हैं। इस स्टाफ में आई थिंक नाउ आई विल गेट द 3 स्टाफ रीडिंग। इस स्टाफ में नाउ आई विल गेट द 3 स्टाफ रीडिंग, समथिंग लाइक दिस। अभी के लिए मैंने बोल दिया कुछ इस तरीके से 3 स्टाफ रीडिंग हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब देखो, अभी इसकी कहानी समझेंगे, बट अभी के लिए समझ लो। ये जो स्टाफ रीडिंग आपको मिल रही है करेस्पॉन्डिंग टू द एक्सियल स्टेडिया मिल रही है, या आसान भाषा में बोले तो क्रॉस हेयर के करेस्पॉन्डिंग रीडिंग मिल रही है। ये जो ऊपर वाली रीडिंग मिलती है ना, दिस रीडिंग यू विल गेट करेस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया। और ये जो नीचे वाली रीडिंग आपको मिल रही है, ये रीडिंग यू विल गेट करेस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया। ये रीडिंग बेटा आपको मिलेगी करेस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया। तो अगर यहाँ पर टेक्योमीटर के हालात देखे जाएं तो द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। थोड़ा एक काम करते हैं, जूम करके बनाते हैं, मजा नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया इसके सिचुएशन क्या है। तो नाउ द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज योर क्रॉस हेयर। ये आपके क्रॉस हेयर थे। और एक आपने बोला था सर ये अपर स्टेडिया है और ये लोअर स्टेडिया है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आई है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। सर ऊपर अपर होगा ना? नहीं होगा ना सुरेंद्र, वही बता रहे हैं।
नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, वो सही लिखा है। हाँ, अरे बोला भी वही लिखा भी वही, मैंने बोला था गलत तब हो सकता है जब बोलूंगा कुछ और लिखूंगा कुछ और। तुम लोग यार जबरदस्ती मतलब। मैंने बोला था कि हो सकता है मैं बोल सही रहा हूँ लिख गलत दूं, या फिर लिख सही रहा हूँ बोल गलत दूं, ये बोला था। ये थे कोल्ड के जुकाम के ड्रॉबैक। अभी तो मैंने जो बोला है वही लिखा है। हाँ? अभी तो मैंने जो बोला है वही लिखा है। चलो ठीक है, समझो, अभी अभी बताऊंगा। समझो, अभी एक भी हौले हौले यार, क्या जल्दी है। जब अपने पास है टाइम अच्छे से तो हौले हौले खेलेंगे ना। चलो, एक टर्म ये इंट्रोड्यूस कर दिया, इस इंस्ट्रूमेंट और इस स्टाफ के बीच की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया डी। इस इंस्ट्रूमेंट और इस स्टाफ के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया डी। तो धीमे धीमे कुछ टर्म आ रहे हैं। चलो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्यों, मैं काहे की प्रॉब्लम होगी। इस रीडिंग को मैं बोल दूं S1, इस रीडिंग को मैं बोल दूं S2, और इस रीडिंग को मैं बोल दूं S3। कोई नाराजगी? तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर हम लोग एक टर्म और प्यारा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस टर्म को मैं बोलूंगा S। अब ये S क्या है? S इज द स्टाफ इंटरसेप्ट। S को बेटा हम लोग बोलते हैं S इज द स्टाफ इंटरसेप्ट, और ये कुछ और नहीं होगा, S1 माइनस S3 लिख दें। अब तुम इसको S1 ले लोगे, S2 ले लोगे, S3 ले लोगे, तो S3 माइनस S1 हो जाएगा, जैसे तुम्हारा मन हो। दिस इज गोइंग टू बी द स्टाफ इंटरसेप्ट। टॉप स्टेडिया के टॉप और बॉटम की जो दो स्टाफ रीडिंग मिल रही है आपको, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोगों ने यहाँ पर बोला है स्टाफ इंटरसेप्ट। कई टर्म हैं तो एक एक करके एक एक करेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सब करेक्टर एक साथ आ जाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा, जान पहचान हुई नहीं है, पिक्चर बन जाएगी हॉलीवुड हमारे जैसे लोगों के लिए। हाँ, एक मूवी में मान लो 10 करेक्टर हैं और पहले से कोई जान पहचान है नहीं, 10 के 10 इंट्रोड्यूस हुए, तो अब फिर क्या ही समझ में आएगी स्टोरी। तो अभी एक एक करेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक करेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया आई, एक करेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया एस, एक करेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया डी। ये 3 करेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए। समझ रहे हो? अरे बोलो भाई। आइए अब समझते हैं। अब सर हमें इतने से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको एक काम करिए, थोड़ा बड़ा बनाइए। ये मन की चाहत है सर, और भी चलो तुम्हारी खुशी के लिए ये मैंने बना दिया टेलीस्कोप, अब तो खुश हो जाओ यार। बाकी सब छोटा छोटा दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने इस टेलीस्कोप को एकदम इनलार्ज व्यू में बना दिया। तो ये तुम्हारा हो गया आई साइट और ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव साइट। ये तो ठीक है, अब तो दिख रहा है सब। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ये आपका एक्सियल स्टेडिया है, ये आपका लेट मी चेंज द कलर, ये आपका अपर स्टेडिया है और ये आपका लोअर स्टेडिया है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी इसको आप बोल चुके हैं आई, और इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच की जो डिस्टेंस थी इसको आप बोल चुके हैं डी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टाफ रीडिंग कैसे क्या गेम चल रहा है, इस बात को समझ लेते हैं। आई थिंक अब तो टेलीस्कोप का काफी इनलार्ज वर्जन बना दिया गया है। अब तो टेलीस्कोप का काफी इनलार्ज वर्जन हम लोगों ने बना दिया है। तो नाउ यू कैन सी हाउ वी आर गोइंग टू टेक द स्टाफ रीडिंग फाइनली। अब हम लोग स्टाफ रीडिंग ले कैसे रहे हैं? तो यहाँ पर आप सभी को पता होता है लेंस था। इन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दिस इज गोइंग टू बी द लेंस, तो हाउ वी विल टेक द रीडिंग। तो अब इसका स्टाफ रीडिंग का गेम क्या होगा? तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, बढ़िया सी डॉटेड डॉटेड लाइन क्यों लेंगे, पूरी पूरी लेते हैं, येलो कलर से लेते हैं। तो एक तो क्या होगा, वन लाइन विल पास फ्रॉम द सेंटर समथिंग लाइक दिस। अरे भैया, अभी थोड़ी थोड़ी बेसिक लाइट याद है, हमें तो नहीं याद है, आई होप तुम्हें याद होगी। ये देखो, बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा भरपूर। ठीक है। अभी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रीडिंग्स आप कैसे ले पा रहे हैं इसको समझिए। तो अब ले लेते हैं डॉटेड वाली लाइन और कलर को भी चेंज कर देते हैं। तो नाउ द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। तो अब इसके फोकल से होते हुई लाइन ये जाएगी। नाउ द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस।
नाउ द सिचुएशन, अरे भैया थोड़ी सी लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स और लेंस की प्रॉपर्टीज याद आ रही हैं धुंधली धुंधली। बोलो भाई। तो इसी पॉइंट को कुछ हम लोग बोलते थे क्या, अगर आपको याद हो? इस पॉइंट को हम लोग क्या फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस बोलते थे? बोलो भाई। इस पॉइंट को क्या हम लोग फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस बोलते थे? तभी तो आपने बोला था करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया वी विल गेट द लोअर स्टाफ रीडिंग। देखो अब समझ में आ रहा है कि अपर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग लोअर स्टाफ रीडिंग क्यों मिल रही है, और लोअर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग अपर स्टाफ रीडिंग क्यों मिल रही है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आ गया होगा। और वन रीडिंग वी आर गेटिंग करस्पॉन्डिंग टू द एक्सियल स्टेडिया, एक रीडिंग हमें मिल रही है करस्पॉन्डिंग टू द एक्सियल स्टेडिया। तो उल्टा नहीं लिखा था, सही लिखा था। बोलो भाई, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? दिस रीडिंग वी आर गेटिंग करस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया, दिस रीडिंग वी आर गेटिंग करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया, एंड दिस रीडिंग वी आर गेटिंग करस्पॉन्डिंग टू द एक्सियल स्टेडिया। तो अगर ये S1 बोल दें हम लोग, इसको S2 बोल दें, इसको S3 बोल दें, तो फिर प्यार से क्या क्या यहाँ से हम लोग स्टाफ इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फिर हम प्यार से क्या यहाँ पर स्टाफ इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर ये फोकल पॉइंट है तो इस डिस्टेंस को तो मैं अब फोकल डिस्टेंस भी बोल सकता हूं। इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्टिव लेंथ से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बोल सकते हैं, यस और नो? इसको फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बोल सकते हैं। अब कुछ टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई पीस वाले जो हालात हैं, आई पीस से ऑब्जेक्टिव पीस की जो डिस्टेंस है, उसको क्या हम लोग स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बताते रहना बेटा। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो हमारा टारगेट है, क्या इस डिस्टेंस के लिए हम लोग नोटेशन यूज करते थे स्मॉल यू? बोलो, ये सब कुछ तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारा पढ़ा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस तक की जो डिस्टेंस है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दूं। इसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट, दोनों एफ में कंफ्यूज मत हो, एक ही जैसे लिख दे। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते, इस पॉइंट को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है? इस पॉइंट को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आई थिंक वी हैव इंट्रोड्यूस ऑल द टर्म्स जिनकी जिनकी हमें जरूरत थी। तो यार एक बार तुम्हें याद होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, कि फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस यू मस्ट हैव डिस्कस्ड दैट 1/f विल बी इक्वल टू 1/f विल बी इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये याद आ रहा है कि नहीं? बस इसी का खेल है। ये याद आ रहा है कि नहीं? बस इसी का खेल है। बोलो। अब चलो इसको थोड़ा सा एक बार समराइज कर देते, क्योंकि अब बहुत सारे करेक्टर आ गए हैं। अगर समराइज नहीं करेंगे तो भयंकर वाला कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस पूरी थ्योरी में लेट आई इज द, जो तुम्हें पता है पहले वो लिख देता हूं। आई इज द स्टेडिया इंटरवल, आई इज द स्टेडिया इंटरवल, एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट, एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट। और इसको हम लोगों ने S1 माइनस S3 यही बोला है ना, कि S3 माइनस S1 बोल दिया, S1 माइनस S3, ठीक है? एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल डी, दिस इज द हॉरिजेंटल, दिस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस थी, उसको आपने डी से बोल दिया, ठीक है? फिर आपने स्मॉल डी डिस्टेंस क्या बोली, देखो डायग्राम में। स्मॉल डी डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ टेलीस्कोप, या फिर फ्रॉम सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से, इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस की जो डिस्टेंस है उसको आपने बोल दिया स्मॉल डी। F is the focal length of, F is the focal length of
ऑब्जेक्टिव लेंस। एफ जो है हमारा स्मॉल एफ, वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है। ये भी टर्म हमें क्लियर हो गया। और कुछ बचा? यू वी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वी आपने बोला डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव पीस। डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस और द ऑब्जेक्टिव पीस, ठीक है। और यू को कैसे रिप्रेजेंट किया आपने? हाउ यू हैव रिप्रेजेंटेड द यू? तो यू आपने बोला इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड स्टाफ। यार जो भी आपका टारगेट था, मेरे हिसाब से सब लिख दिया यार। यू लिख दिया, वी लिख दिया, डी लिख दिया, कैपिटल डी लिख दिया, एस लिख दिया, आई लिख दिया, सब तो लिख दिया है ना। बोलो भाई। और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये जो हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि 1/f=1/u+1/v होता है, ये भी लिख दिया है। बताओ भाई। थोड़ा सा अगर फोकस करो, थोड़ा सा अगर ध्यान दो, तो अब हम लोग दो ट्रायंगल की बात करेंगे। पहले मैं तुम्हें, अब मैंने नाम नाम तो दिया दिया है, नहीं दिया छोड़ो, जरूरत भी नहीं है, समझ लो बस तुम। तो एक ये येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसको देखो। दिखेगा, बहुत देर तक दिखेगा, चिंता मत करना, जादू जादू खेलेंगे। सर पूरा डायग्राम खराब कर दिया। अरे नहीं कर रहा भैया। ये ट्रायंगल दिख रहा है, जल्दी बोलो। एक ये येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। और एक यहां पर ये येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, बड़ा वाला। जादू। ये लो, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। पूरा डायग्राम सर आपने खराब कर दिया। अरे नहीं कर रहे हैं भैया। ये दोनों ट्रायंगल भाई भाई लग रहे हैं क्या? कहते नहीं तुम दोनों भाई हो, शकल से भी लग रहे हो। हाँ, तुम दोनों भाई बहन हो, तुम दोनों भाई भाई हो, शकल से ही देख के पता चल गया था। हाँ, अजीब ही क्रांतिकारी लोग होते हैं। हाँ, होते हैं। तो भैया अगर इस ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल खेलें, तो I/V बताते रहे ना भाई। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट अगर खेलें, कौन कौन से ट्रायंगल, अब हम नाम नहीं लिख रहे, हमने बता दिया है। I/V, अच्छा जी, I/V ये बराबर होगा कुछ और नहीं S/U के। ये बराबर होगा कुछ और नहीं S/U के। कोई दिक्कत हो तो बता देना, कोई नाराजगी हो तो बता देना, धीमे धीमे बताते रहना, अचानक से मत गुस्साना, ठीक है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम यहां से 1/V की वैल्यू निकालने के थोड़ी सी प्रयास करते हैं। तो S/UI हो जाएगा क्या? अरे आई को भेज दिया, आई को भेज दिया, तो ये 1/ हमने V की वैल्यू निकाल ली। अभी अभी हमने देखा था कि एक इक्वेशन हमें दिख रही थी 1/F जो है, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, सब समझ जाओ कि 1/F जो है वो 1/U+1/V के बराबर है। इस 1/V की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 1/F जो है वो 1/U+1/V हो गया S/UI। ऐसा लिख दें? बोलो भाई। देखो यहां तक के डिस्कशन में अगर कोई डाउट हो, कैन वी राइट लाइक दिस? वी हैव सिंपली रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 1/V। 1/V की वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। बोलो। लिख दिया, चलो अब थोड़ा सा तमीज से लिख लेते हैं। अब लिखना ही है तो तमीज से लिख लेते हैं। तो 1/F=1/U कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस ये बच जाएगा, 1/U कॉमन ले लिया तो बच जाएगा, क्या बच जाएगा? S/I। ये बच जाएगा क्या? चलो यहां से अगर मेरा मन करता है कि हम U की वैल्यू निकाल लें, तो U की वैल्यू आ जाएगी F। U की वैल्यू आ जाएगी F
1+s/i। सर ये इतनी मेहनत करके हमने u की वैल्यू निकाली क्यों? इतनी मेहनत करके हमने u की वैल्यू निकाली क्यों? मेरे मन में ये सवाल आ रहा है। देंगे, जवाब देंगे। अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखो, हमारा मेन मकसद था हम इस d की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो अगर मैं इस d की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर लिख दूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है वो कुछ और नहीं है, स्मॉल d और u के समेसन के बराबर है। कैपिटल D जो है वो स्मॉल d और u के समेसन के बराबर है। डायग्राम को आप रेफर कर सकते हैं। तो अब देखो, स्मॉल d तो इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन है ना, ये हमें थोड़ा पता होगा। जिसने भी ये इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा उसको तो पता होगा कि इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या है। ये u हमें पता नहीं था, इसलिए इतनी मेहनत करके हम लोगों ने यहां से u की वैल्यू निकाल दी। अब इस u की वैल्यू को यहां पर पुट कर दें तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तुम्हें अगर नाराजगी ना हो तो d प्लस फ्रॉम इक्वेशन टू f, ये f हो गया। और यहां पर क्या था, एक तो हमें याद भी नहीं रहता है, 1+s/i। इतनी बार ये इक्वेशन लिख दी लेकिन याद नहीं हुई, जरूरत ही नहीं, क्या करेंगे याद करके, लिख दिया भाई। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो। तो एक तो हम लिख सकते हैं इसको f/i और s, और एक इसको लिख देते हैं f+d। कैन आई राइट दिस इक्वेशन सेम टर्म लाइक दिस? क्या सब कुछ ऐसा का ऐसा लिखा जा सकता है? जल्दी बोलो, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं? देख लेना आराम से। और मैंने यहां पर बोल दिया कि इस f/i के लिए एक टर्म यूज कर लेते हैं k, और इस f+d के लिए एक टर्म यूज कर लेते हैं c। तो इसी प्यारी सी इक्वेशन को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसी प्यारी सी इक्वेशन को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? जहां पे वेयर के जो है इसको हम लोग बोल देते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। के जो है इसको हम लोग बोल देते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और सी जो यहां पर आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं एडिटिव कांस्टेंट। k is the multiplying constant, s is the c is the additive constant। अबे s तो पता ही है, कितनी बार पूछोगे? s तो पता ही है, कितनी बार पूछोगे? ये s कुछ और नहीं था, अपर और लोअर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग जो स्टाफ रीडिंग मिली थी उनको यहां पर पुट कर दो। आ, आ, समझने के लिए इतना कुछ समझा था। अगर आपको किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, यहां रखो टेक्योमीटर, यहां रखो स्टाफ, और केवल स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल दो, खेल खत्म हो गया। फालतू ही परेशान हो रहे हो। टेक्योमीटर की हेल्प से, टेक्योमीटर की हेल्प से लो आओ, यहां पे रखा टेक्योमीटर और यहां पे रखा स्टाफ। टेक्योमीटर रखा, टेलीस्कोप है, सब कुछ, आंखें सलामत है, काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सियल, यहाँ पे अपर, यहाँ पे लोअर ले, यहां से केवल एस मेजर कर लो, कर लोगे? केवल इन दोनों पॉइंट के बीच में स्टाफ में इंटरसेप्ट क्या मिल रहा है, एस मेजर कर लो। डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, और के और सी तो कांस्टेंट हैं। ले, ये तो खेला ही खत्म हो गया। जिन भी दो पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी है उनके में आप स्टाफ इंटरसेप्ट को मेजर कर लीजिए। Just by measuring the staff intercept, use this stoichiometric equation
इस टेक्योमेट्रिक इक्वेशन को यूज कर लो, खेल खत्म। एक्सियल की भी जरूरत नहीं है ना सर, ओनली अपवर्ड। बिल्कुल, एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट बिटवीन द अपर स्टाफ रीडिंग एंड द लोअर स्टाफ रीडिंग। एक्सियल की जरूरत अभी पड़ेगी जब हम लोग आरएल वगैरह डिफाइन करेंगे, बताऊंगा, उसका यूज भी बताऊंगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द टेक्योमेट्री एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द टेक्योमेट्रिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज द टेक्योमेट्रिक इक्वेशन। बताओ कितना आसान हो गया। चैन और टेप की हेल्प से मेजर करते, कितनी ना जाने गलतियां कर डालते, मेजर कर पाते कि भी नहीं कर पाते। टेलीस्कोप लगा हुआ झमाझम, देखो दूर दूर तक कौन रोक रहा है। ऐसा थोड़ा कि दिखेगा नहीं, बहुत दूर पॉइंट है तो दिखेगा नहीं, बिल्कुल दिखेगा। दिखेगा तो स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाएगा। स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाएगा, एस की वैल्यू पुट करो, खेल खत्म। बोलो सर, थोड़ा सा और करिए ना बातें। सर इस पे थोड़ा सा और बातें करिए ना। करेंगे यार, इसी की बात है, दुखी क्यों हो रहे हो सर? जैसे आपने बोला टेक्योमेट्री इक्वेशन होती डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, और के की वैल्यू सर आपने निकाली है एफ अपॉन आई, और सी की वैल्यू सर आपने लिखी है एफ प्लस डी। हाँ, के एंड सी हमें गिव होगा ना, यही तो, बस यही तो बात करनी थी। दिव्यांश की बात मैं समझ गया था, देख रहे हो, जरूरी नहीं गिवन हो। और यहीं से तो सवाल बनता है, यहीं से तो सवाल बनता है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं फॉर के एंड सी। अगर इन मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या एडिटिव कांस्टेंट की बात करें तो इनको जानने के दो तरीके हैं, बता दें, दोनों से सवाल आते हैं। इनको जानने के लिए दो तरीके हैं और दोनों से ही सवाल आते हैं। पहला पहला तरीका पहला तरीका क्या है कि जिसने भी ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, भैया के डिपेंड कर रहा है एफ और आई पे, फिर से लिख दें। एफ क्या थी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ थी ऑब्जेक्टिव लेंस की। आई क्या था? स्टेडिया इंटरसेप्ट था। आई क्या था? स्टेडिया, STADIA इंटरसेप्ट था। और डी क्या था? इंस्ट्रूमेंट की सेंटर से, इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस तक की डिस्टेंस थी। सब तो बताया था। तुम्हें नहीं लगता है ये सारे जो टर्म होंगे, ये सारे जो टर्म होंगे, ये तो दुनिया बनाने वाले को पता है ना, जिसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है। ऑल दीज आर, अब हम ऐसे लेंस देखकर थोड़ा बता पाएंगे कि इसकी फोकल लेंथ क्या है। हमें क्या पता कि ऑब्जेक्टिव लेंस और इंस्ट्रूमेंट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या, अब हमें कैसे पता चलेगा? स्टेडिया जो प्रोवाइड किए गए हैं उनके बीच की कितनी डिस्टेंस है, हमें कैसे पता चलेगा मेरे भाई? ऑल दीज आर द इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन। ये सभी हमारे इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन है। ऐसा थोड़ा है कि इस दुनिया में जितने भी टेक्योमीटर होंगे उन सब के लिए आई सेम होगा। ऐसा थोड़ा है कि इस दुनिया में जितने भी टेक्योमीटर होंगे उन सब के लिए स्मॉल डी सेम होगा। ऐसा थोड़ा है कि इस दुनिया में जितने भी इंस्ट्रूमेंट टेक्योमीटर होंगे उन सब के लिए, कुछ छूट गया क्या? पूरा डायलॉग ही खराब हो गया, हाँ, जज्बाती हो गए थे। उन सब के लिए एफ, चलो आई सेम होगा। बताओ, अलग अलग हो सकता है। तो पहला और सबसे आसान तरीका है कि जिसने भी ये इंस्ट्रूमेंट बताया है, बनाया है, मैन्युफैक्चरर के एंड से, मैन्युफैक्चरर के एंड से ये स्पेसिफिकेशन आपको पता हूं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, जैसे जो भी टेक्योमीटर आपको दिया गया, उसके लिए आपको एफ पता है, डी पता है, आई पता है, तो आप के और सी निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाओगे? सवाल आता है, सवाल आता है, सवाल आता है। सवाल में बोला जाएगा कि जो टेक्योमीटर यूज किया गया है उसकी फोकल लेंथ इतनी है, उसके लिए स्मॉल डी की वैल्यू इतनी है, वर्टिकल एक्सिस या इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस की डिस्टेंस इतनी है, स्टेडिया इंटरवल भी गिवन है। कहेगा हमने उससे सर्वे किया और एक स्टाफ इंटरसेप्ट मिला है, और तो आप बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो अगर हमें पता है एफ, आई
और डी आर नोन। अगर हमें अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए एफ आई डी पता है तो के विल बी इक्वल टू होगा एफ अपॉन आई और सी विल बी इक्वल टू होगा एफ प्लस डी। तो अब इनकी हेल्प से, इन वैल्यूज की हेल्प से हम के और सी आराम से निकाल लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ भाई, सब सवाल मिलेंगे, आराम से देखना। ये केस 1 है। और खतरनाक वाला केस डिस्कस कर लें, वहां से भी सवाल आता है। और खतरनाक वाला जो केस है वो है केस 2। व्हेन व्हेन इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशंस आर अननोन आउल्यो। जब इस इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन जो हैं कौन कौन सी, एफ आई और डी आर अननोन। अब यार ऐसा थोड़ा कि अब आज इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया है, खो गई स्पेसिफिकेशन, मैनुअल मिला था लिखा हुआ था, खो गई। एफ कितना है, आई कितना है, डी कितना है, खो गया। तुम्हें कहीं जाना था घूमने, तुमने कहा चलो डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, तुमने उठा लिया टैक्योमीटर, निकल गए। अब वहां पे स्टाफ इंटरसेप्ट तो मेजर कर लिया, लेकिन अब ना एफ पता है, ना आई पता है, ना डी पता है, कैसे डिस्टेंस निकालोगे? तो अगर ये स्पेसिफिकेशन हमें अपने इंस्ट्रूमेंट की नहीं पता है, उस केस में हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, या हाउ वी कैन यूज द टेक्योमेट्रिक इक्वेशन। इस टेक्योमेट्रिक इक्वेशन को कैसे यूज करें, इसका कोई तरीका समझ में आ रहा हो तो बताओ। अगर आपको इसका कोई तरीका समझ में आ रहा हो तो बताओ। अगर आपको इसका कोई तरीका समझ में आ रहा हो तो बताओ, क्योंकि अगर के और सी नहीं पता तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। सारा खेल तो के और सी का है, और के और सी मतलब इंस्ट्रूमेंट की जो स्पेसिफिकेशन थी वही नहीं पता है। अरे कुछ नहीं करना, एक छोटा सा टेस्ट कर लो, छोटा सा एक फील्ड वर्क कर लो, खेल खत्म। अरे किसी भी एक नोन डिस्टेंस में टेप की हेल्प से, किसी भी एक नोन डिस्टेंस पे ये इंस्ट्रूमेंट रखो और ये स्टाफ रखो, और ये डिस्टेंस मान लो है D1। तो D1 तुम्हारे लिए नोन है, तुम्हें पता है। कोई ऐसे 2 पॉइंट ले लो जिनके बीच की डिस्टेंस तुम्हें पता है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिव्यांश सही बता रहा। दिव्यांश को सब याद आ रहा, धुंधला धुंधला। देख रहे हो, याददाश्त वापस आ जाती है इस क्लास में। तो भैया अब इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली हमें क्या मिल जाएगा, एक स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये D1 हमें पता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इक्वेशन लगा सकते हैं, D1 विल बी इक्वल टू के S1 प्लस सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमने क्या करा, फिर से 2 पॉइंट ले लिए और अब इनके बीच की डिस्टेंस को चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी ये डिस्टेंस क्या है, नोन है। फिर से मैंने यहाँ पर इसी टेक्योमीटर को रखा और स्टाफ को रखा। नाउ आई थिंक आई विल गेट द अनदर स्टाफ इंटरसेप्ट एज द डिस्टेंस इज चेंज। जैसे ही ये डिस्टेंस चेंज हो गई है तो अब हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है, जो इक्वेशन आप, जो इंस्ट्रूमेंट आपने यहां पर यूज किया वही इंस्ट्रूमेंट यहां पर है। तो कहने का मतलब क्या, इसके लिए के और सी की वैल्यू तो बदलेगी नहीं। तो मैं लिख सकता हूं D2 विल बी इक्वल टू के S2 प्लस सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। D1 पता है, D2 पता है, के और सी नहीं पता है, 2 अननोन है, S1 और S2 पता है। ये स्टाफ इंटरसेप्ट S1 और S2 तो आपने मेजर कर लिए हैं। ये स्टाफ इंटरसेप्ट S1 और S2 तो आपने मेजर कर लिए हैं। तो मेरे लाल, क्या मैं बोल सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड सी। खेला खत्म। और एक बार अगर आपको इंस्ट्रूमेंट के लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट पता चल गए हैं, अब कहीं पे भी जाके मेजरमेंट कर लो, अब कहीं पे भी जाके मेजरमेंट कर लो, कोई दिक्कत है? तो एक छोटा सा टेस्ट करना था, ये छोटा सा टेस्ट करके, नहीं चाहिए एफ आई और डी, रखे रहो, मत बताओ, एफ आई और डी मत बताओ।
जो इंस्ट्रूमेंट आपने दिया था हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि दो अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, और दो इक्वेशन हम लोगों ने बना ली फॉर वेल डिफाइंड डिस्टेंसेस, एंड नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द के एंड सी। समझ गए कि नहीं? चलिए भाई, तो ये थ्योरी थी टेक्योमीटर की। अब कुछ पॉइंट की बात कर लें कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऐसा 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 टेक्योमीटर या ऐसा लेंस जिसके के लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 हो, एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो, ऐसे टेलीस्कोप को या ऐसे लेंस को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल टेलीस्कोप और द एनालिटिकल टेली लेंस। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि एनालिटिकल टेलीस्कोप या फिर एनालिटिक लेंस के लिए स्पेसिफिकेशन क्या होती है। तो फॉर द एनालिटिकल टेलीस्कोप और द एनालिटिक लेंस व्हाट विल बी द स्पेसिफिकेशन? द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट k विल बी इक्वल टू 100 एंड द एडिटिव कांस्टेंट c विल बी इक्वल टू द 0। ऐसा कोई लेंस, ऐसा कोई टेलीस्कोप जिसके लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 है, एडिटिव कांस्टेंट 0 है, उसको हम लोग आज के बाद प्यार से बोल देंगे एनालिटिकल टेलीस्कोप या फिर एनालिटिकल लेंस। ये स्टेडिया रॉड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। चलिए, तो एक ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ पर सब मेंशन भी कर दिया है, और ये सब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द, इसका मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दिया है। ठीक है, क्लियर है? सर हम इससे ज़्यादा दूर तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज एक टाइम के बाद अब स्टाफ अगर दिख ही नहीं रहा तो फिर नहीं कर सकते हैं। अब स्टाफ दिखना तो चाहिए ना भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब ये थोड़ा कि यहाँ से बैठे बैठे दिल्ली तक के बीच के डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, हैं? कि कानपुर से लेके दिल्ली के बीच में, ऑब्वियसली वी शुड गेट द स्टाफ इंटरसेप्ट। तो टेलीस्कोप की जो स्पेसिफिकेशन है, टेलीस्कोप की जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, साइड कर पा रहे हैं, वहीं तक की रेंज होगी, वहीं तक की रेंज होगी ना बेटा। अगर हमें स्टाफ रीडिंग ही नहीं मिलेगी, स्टाफ इंटरसेप्ट ही नहीं मिलेगा, तो हाउ वी कैन मेजर द डिस्टेंस? फिर हम डिस्टेंस को कैसे मेजर कर पाएंगे? तो भैया ये पूरी थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर थी। प्रिंसिपल बोल दो ऑफ द स्टेडिया मेथड, या फिर इसी को हम लोगों ने बोला थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर। इसी को हम लोगों ने बोला थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर। और हम लोगों ने फाइनली ये इक्वेशन प्यारी सी डिराइव करी, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्योमेट्री इक्वेशन, जिसको हम लोगों ने बोला टेक्योमेट्रिक इक्वेशन। और इसी टेक्योमेट्रिक इक्वेशन को अप्लाई करके, इसी टेक्योमेट्रिक इक्वेशन को अप्लाई करके वी कैन डिफाइन और वी कैन फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दिस मेथड इज स्पेशली सुटेबल इन द केस ऑफ हिली एरिया। हिली एरिया के लिए क्या है, ये सुटेबल है। अब बताओ भाई, टेक्योमेट्री क्या होता है, टेक्योमीटर क्या होता है, स्टेडिया मेथड क्या होता है, इस स्टेडिया मेथड की थ्योरी क्या है, टेक्योमेट्रिक इक्वेशन क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या है, एडिटिव कांस्टेंट क्या है, और उसकी हेल्प से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी सभी बातें सबके जहन में, दिल और दिमाग तक अगर पहुंच चुकी हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो। तो in this way we have completed our discussion for the theory of the tachyometer. I hope the entire discussion till now is clear to everyone. तो इस क्लास का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, और अब इसकी हेल्प से चलो डिस्टेंस तो मेजर करना सीख गए, डिस्टेंस तो मेजर करना सीख गए, एलिवेशन कैसे मेजर करेंगे, और कौन कौन से मेजरमेंट है जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर हम लोग इस टेक्योमेट्री को यूज कर सकते हैं अपने लीनियर मेजरमेंट के लिए और एंगुलर मेजरमेंट के लिए। हमारे एग्जाम में यहाँ से कैसे सवाल आते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द टेक्योमीटर, बेस्ड ऑन द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, बेस्ड ऑन द एडिटिव कांस्टेंट, और भी क्या केसेस हैं। तो इन सब का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।
तो नाउ वी विल हैव द डिस्कशन वेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दिस कंसेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ द टेक्योमीटर to solve some problem, to solve some cases which are also important from your exam point of view, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन रिलेटेड है। ठीक है, तो वी विल हैव द डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। तो इफ द डिस्कशन फ्रॉम दिस क्लास इज क्लियर टू एवरीवन, कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तो ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू द सम प्रॉब्लम, जो कैसे सवाल इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट क्लास। ये सभी बातें नेक्स्ट। अच्छा, ये कुछ है क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आते रहते हैं, ऐसे सवाल भी आते रहते हैं कई कई एग्जाम में। बता दो भाई, पोल क्रिएट करें क्या? चलो पोल क्रिएट करके देखते हैं। मल्टीपल चॉइस है, नहीं सिंगल चॉइस है। 30 सेकंड भी आंसर ही आ गया, हम पोल ही क्रिएट करते रह जाएंगे। मार्क योर आंसर इन द पोल। पोल आ गया सभी के पास? चेक करो, देखो भाई सभी के पास पोल आ रहा है क्या? यू ऑल कैन यूज द पोल फीचर टू मार्क योर आंसर। सभी लोग आप इस पोल फीचर को यूज कर सकते हैं फॉर मार्किंग योर आंसर। देखें जरा, पोल स्टॉप हो गया, आंसर पूछ रहा है। चलो आंसर हमें तो यही लग रहा है। अरे वाह, लीडर बोर्ड भी दिखता है। ओ बहुत सही, अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है। ऑसम। तो सबसे पहले आंसर दी। अच्छा, वीडियो कॉल भी कर सकते हो क्या? आओ सही, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। कंप्यूटर जी, मिलाया जाए जरा, देखें जरा। अरे सही में मिल गया। कैसे होगा? कुछ हो ही नहीं रहा है। फोन आ रहा था तुम्हारे पास? कौन था, किसको मिलाया है, जो भी था? एक बार बताओ यार जरा। हम कनेक्ट कर सकते कि तुम ही कनेक्ट कर सकते हो? जरा एक बार बताना। सर वो एक्सेप्ट करेगा तब आएगा। ये अलग ही है मजे में, फोन ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मत करो भाई, अब क्या करें? मत करो यार, और क्या कहें? हम तो फीचर देखना चाह रहे थे। चलो दिव्यांश जी को फोन लगाया जाए। अच्छा, हम ही कॉल लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। तुम लोग तो कुछ देख पा रहे हो क्या? हमें नहीं दिख रहा है कुछ। हमें ये इतना ही दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। अरे कुछ पहुंच रही कॉल की नहीं पहुंच रही तो बता देंगे हम टीम को। अच्छा नहीं आया, ठीक है, तो ये भी हटाओ। मिला दिया जाए, चलो एक बार ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर है। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने लीडर बोर्ड में आंसर किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हो सकता है अभी कुछ बैकएंड में कुछ अपडेट चल रहा हो। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया है, जब ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल सही आंसर सभी ने मार्क किया है, ए आंसर है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द, ठीक है, इन दिस वे वी हैव, in this way we have completed the discussion for the basic of the theory of the tachometry। नेक्स्ट क्लास हम लोग की अपने एज यूजुअल टाइम पे होगी, और जहां पर यहाँ पर हम लोग का मेन डिस्कशन होगा इस टेक्योमीटर की हेल्प से हाउ वी कैन डिटरमाइन और फाइंड डिटर्मिनेशन ऑफ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड द आरएल। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज और अलग अलग पॉसिबिलिटीज और अलग, हाँ, अच्छा केबीसी का,
हाँ, केबीसी का फील आ गया थोड़ी देर के लिए, तो हमें भी लगा कि हम शहंशाह हो गए हैं। फिर लेकिन वो मेरी गलत फहमी बहुत जल्द ही क्लियर हो गई। तुम लोगों ने फोन ही नहीं उठाया, मैं समझ में आ गया कि हम ही हैं, फर्जी ना उड़े क्यों। हाँ, थोड़ी देर के लिए लगा कंप्यूटर जी कॉल लगाया जाए, ऐसा फील आया। फिर तुम लोगों ने फोन ही नहीं उठाया। कह रहे सर कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा नीचे आइए। आ गए, हम समझ गए कि नहीं, हम ही हैं। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर मेरी गलत फहमी को ख़त्म करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हाँ, अदरवाइज मैं गलत फहमी में ही खुश रहता। चलिए ठीक है, मिलते हैं बेटा। वी विल कनेक्ट एट 8:30 PM फॉर द फर्दर डिस्कशन। ठीक है। ठीक है। अरे हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है कुछ फीचर चल रहा हो, कुछ फीचर अपडेट चल रहा हो, टेक्निकल अपडेट चल रहा हो। तो जैसे ही आएगा फिर हम लोग इस फीचर को यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा। एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम, दैट इज 8:30 PM। थैंक यू।